ये तिरंगे को लेके इतनी रोक टोक क्यों है, इतने कानून क्यों बनाए गए हैं? हम लोग तिरंगे का कपड़ा नहीं पहन सकते क्या? तिरंगे के नाम पे व्यापार करना गैर कानूनी क्यों है? मॉडर्न टाइम में हर स्टेट की अपनी कुछ निशानी होती है जो उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाता है। जैसे कंट्री का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, नेशनल एम्बल अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज। भारत में तिरंगा की अपने आप बहुत बड़ी पहचान है। वो हम सब के लिए एक आज़ाद देश की निशानी है। हमारे अंदर एक नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की फीलिंग लाता है। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे हमारी एक पहचान दिलाता है। जब भी हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं या हमारे लोग वहाँ पे गेम खेलने जाते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया या कोई और बड़ी इवेंट हो गई, वहाँ पे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय ध्वज ही लेके जाते हैं, वहाँ उसको लहराते हैं। वो उनकी पहचान होती है। हमारा ये खूबसूरत तिरंगा वजूद में कैसे आया? इसका श्रेय विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर नवोदिता को जाता है। 1904 में उन्होंने सबसे पहला ध्वज बनाया जिसमें दो कलर हुआ करते थे, रेड और येलो। वो इंडिया में रहने वाली दो बड़ी कम्युनिटियों को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद 1906 में सबसे पहला ध्वज फहराया गया कोलकाता के गिरीश पार्क में। इंटरनेशनल लेवल पे जो पहला झंडा फहराया गया वो विकाटी गामा के द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट सिटी में फैलाया गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और उसमें कोई इवेंट होती थी तो उसमें ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराया ही जाता था। हालांकि ध्वज के शेप, साइज और कलर में रेगुलरली कुछ चेंजेस, अपग्रेडेशन होता रहता था। कोई फिक्स साइज या शेप नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे करके हमारा राष्ट्रीय ध्वज ने बहुत बड़ी पहचान ले ली। वो आज़ादी की लड़ाई का बहुत बड़ा सिंबल बन गया। अंग्रेज़ों को चैलेंज करने के लिए वो यूज़ होने लगा। अंग्रेज लोग काफ़ी गुस्सा में जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश इन पे रूल कर रहे हैं तो इनके पास कोई अपनी इंडिपेंडेंट निशानी नहीं होना चाहिए। जो ब्रिटिश का फ्लैग है उसको ही यूज़ करा जाना चाहिए। 1921 में जब गांधी जी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो गए थे तो उनको विजयवाड़ा के पिंगाली वेंकटैया जी ने बुलाया और उन्होंने ये बताया कि हमने एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करी है, कृपया आप यहाँ पे आए और इसको देखें और पास करें और अपनी राय दें। वो ध्वज दो कलर का हुआ करता था। उसमें एक रेड कलर था, एक ग्रीन कलर था। उनके दिमाग में ये था कि इंडिया में रहने वाले दो बड़ी कम्युनिटियों को ये दो कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसमें एक वाइट कलर भी डाला जाए क्योंकि इंडिया में कुछ और कम्युनिटीज भी रहती हैं, कुछ और फेथ के लोग भी रहते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने चरखा को भी इनकारपोरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करी। चरखा जो है आज़ादी की लड़ाई का एक सिंबल इसलिए बन गया था क्योंकि अंग्रेज लोग इंडिया की इकोनॉमी को लूट रहे थे, इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे थे। तो चरखे से खादी खाती जा रही थी। वो ब्रिटिश इकोनॉमी और रूल को चैलेंज करने का एक हथियार की तरह देखा जाने लगा। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। उसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे पे तिरंगा गाड़ा और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उस राष्ट्रीय ध्वज में रेड कलर को सैफरान कलर से चेंज कर दिया गया। चरखे को अशोक चक्र में। उसके बाद की आज़ादी की लड़ाई में तिरंगे का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। इवन सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और बाहर जाके, विदेश जाके भारत को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने तिरंगे का बहुत अच्छे से यूज़ करा। जब देश आज़ाद ही होने वाला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज डिक्लेयर कर दिया। तिरंगे में सबसे ऊपर सैफरान कलर है जो कि स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है। बीच में वाइट कलर है। उसके साथ जो अशोक चक्र है वो पीस और ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे नीचे जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियस, शुभ की निशानी है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम अपनी आज़ादी की लड़ाई के सिंबल को बहुत ही ज़्यादा इज्जत, रेस्पेक्ट और पवित्रता के साथ देखते थे। जैसे हम अपने धार्मिक सिंबल को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, हर कोई उसको छू नहीं सकता है, छूने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही हमारे सिंबल के लिए, हमारे तिरंगे के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए जिसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें यह था कि हर इंसान को तिरंगे को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी है, प्रॉपर उसको कोई डिसऑनर नहीं कर सकता। इसीलिए ये कोड बनाया गया कि हर इंसान उसको उसको फहरा नहीं सकता है। उसके लिए कुछ खास तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ खास मौक़ों पे ही उसको फहराया जाएगा। उसके अलावा फ्लैग को डिज़ाइन करने के लिए भी कुछ खास तरीके के लोगों को असाइन करा गया। उसके लिए खादी यूज़ होगी, उसका जो साइज़ है वो सब फिक्स करा गया। नॉर्मल डेज में आम इंसान प्राइवेट पार्टी तिरंगे को फहरा नहीं सकती है।
वो केवल 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को ही फहरा सकती थी। आज ऐसी बात है, आम इंसानों के अंदर भी ये भावना थी कि उनको भी देशभक्ति शो करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी अपने पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने का, झंडा रोहण करने का अधिकार मिलना चाहिए। केवल ये अधिकार सरकारी लोगों के पास ही क्यों है, सरकारी बिल्डिंग के पास ही क्यों है? उसको लेकर कांग्रेस के एक्स एमपी नवीन जिंदल दी ने कोर्ट में बहुत फेमस लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में आया। कोर्ट ने ये माना कि जेंडर रोवर जो है अपने आप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। ये अधिकार केवल सरकारी लोगों, सरकारी इंस्टीट्यूशन के पास ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। सभी को नेशनल स्पिरिट फील करने का ये अधिकार है। उसके बाद से हर प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर और बाहर भी जेंडर रोवर हो सकता है, नॉर्मल डेज में भी। उसके लिए उसको 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना होगा। कोर्ट ने यह जरूर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार केवल सरकारी लोगों, सरकारी अधिकारी, सरकारी बिल्डिंग को नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी है। क्योंकि ये केवल फ्रीडम का सिंबल नहीं है, अपने आप में ये नेशनल स्पिरिट का भी सिंबल है, हमारी आज़ादी की लड़ाई को महसूस करने का भी सिंबल है, ताकि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई के वैल्यूज थे, स्पिरिट थे, वो आम जनता में जनरेशन बाय जनरेशन जाता रहे। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अपने आप में एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि जैसे अमेरिका में होता है कि वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज के लोग कपड़ा बना सकते हैं, कोई भी अंडर गारमेंट की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, बट भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए झंडा रोहण करते वक्त और उसके बाद उसका डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर कोड बनाया गया है कि जेंडर रोहण यूज हो जाने के बाद उसको क्या करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75th ईयर पे, जिसपे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपनी जनता से, आम लोगों से अपील करी कि वो अपने घरों में, ऑफिस में, दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। उसके अलावा सोशल मीडिया की अपनी प्रोफाइल पे भी राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए, ऐसा उन्होंने अपील करी है। उसके अलावा भारत सरकार ने फ्लैग कोड में कुछ और लिबर्टी दी है। जैसे कि पहले ऐसा था कि जेंडर रोहण का जो टाइमिंग था सनराइज से सनसेट के बीच था, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो किसी भी टाइम हो सकता है। उसके अलावा दूसरा रूल्स ये है कि पहले राष्ट्रीय ध्वज जो बनता था वो केवल खादी के कपड़े से बन सकता था, अब वो पॉलिएस्टर से या दूसरे सिंथेटिक कपड़े से भी बनाया जा सकता है। आई होप आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो ये लिबर्टी आई है, कोर्ट के आर्डर के बाद जो हम सब लोगों को ये अधिकार मिल गया है कि हम लोग झंडा फहरा सकते हैं, उससे आप लोग भी काफी खुश होंगे। आप लोगों को भी अब ये हक मिल गया, अधिकार मिल गया, झंडा रोहण कर सकते हैं। हर घर तिरंगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे।